गुड मॉर्निंग। आज की क्लासेस बीए थर्ड ईयर प्रथम पेपर भौगोलिक चिंतन बीए में प्रथम पेपर है ये। आज चलेगा आपका भूगोल विषय में भौगोलिक चिंतन प्रथम वर्ष बीए तृतीय वर्ष। इसमें भूगोल की प्रकृति मतलब भौगोलिक चिंतन क्यों रखा गया, क्योंकि हम जो विषय पढ़ रहे हैं भूगोल वो अभी तो आई नहीं, बहुत प्राचीन काल ईसा पूर्व से चला आ रहा है। तो उसके बारे में कौन कौन वैज्ञानिक किस किस समय में क्या क्या योगदान दिया, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं भौगोलिक चिंतन। मतलब भूगोल के बारे में जो उन्होंने अपना चिंतन समय खोज किया, बताया मुझे, आज उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उनके बारे में अध्ययन किया गया, उनके बारे में एकत्रित किया गया, उनके बारे में पढ़ने के लिए बनाया गया, उसको कहते हैं भौगोलिक चिंतन। अब भूगोल का विकास ईसा पूर्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। भूगोल का दर्शन भूगोल के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक परिवर्तित रहा है। माने भूगोल जो है वह हर समय क्रमशः परिवर्तित होने वाला विषय। आज जो परिभाषा है 100-200 साल बाद वो परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जो चीज हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, हम जहाँ खड़े हैं कभी नदी थी, धीरे धीरे बाढ़ यहाँ से नदियों का चलता गया, ये मैदान का रूप हो गया, अब यहाँ खेती होने लगी, स्वरूप चेंज होता रहेगा। किसी समय में हिम था, फिर उसके गल के जल हुआ, फिर स्थल मंडल, इस तरह से क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। अब उसके बारे में परिवर्तन होता रहता है तो वैज्ञानिक जिस काल में जो चीज देखता है उसी के बारे में वह लिखता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ है उसके कालखंडों में विभक्त किया गया है। जैसे सबसे पहले प्राचीन काल ईसा पूर्व। अब भूगोल शब्द की उत्पत्ति मैंने सबसे पहले भूगोल किसने कहा, तो सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटास्थनीज पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी का वर्णन मानव के घर के रूप में करने का सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ये कब के वैज्ञानिक थे? प्राचीन काल। इरेटास्थनीज ने पृथ्वी में बसे हुए क्षेत्रों को भूगोल का अध्ययन क्षेत्र माना। इरेटास्थनीज की तरह अन्य यूनानी भूगोलवेत्ता प्राचीन काल में भूगोल के प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के ज्ञात क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत किए। जो सबसे पहले यूनान रोम में भूगोल का सबसे ज्यादा विकास हुआ। उसके बाद से यह ईसा पूर्व से लेकर मान लीजिए ईस्वी 200-300 तक मान लीजिए चला, खूब अच्छा सा भूगोल का विकास चल रहा था। फिर उसके बाद अगला युग आया अंधकार युग। अब इसे अंधकार युग क्यों कहते हैं? जब हम इतना प्राचीन काल में विकसित थे तो फिर अंधकार क्यों है? क्यों भूगोल का विकास रुक गया? जिस गति से चल रहा था उस गति से न होकर अब कम हो गया। इसका मुख्य कारण था उसमें तक ईसाई धर्म बाइबिल में जो लिखा था उसको सत्य मानने के लिए वो तैयार हो कि जो बाइबिल में लिखा है वही सही। मुस्लिम धर्म है, उसने कहा कुरान में जो लिखा है वो सही है।
अरे भाई, भूगोल की परिभाषा ही ऐसी है कि भूगोल का दर्शन भूगोल के जन्म से लेकर वर्तमान तक परिवर्तित होता है। तो सत्य कैसे हो सकता है? जो चीज कोई लिख दिया गया वो कह दीजिए कि आजीवन सही रहेगा। जब लिखे होंगे, बाइबल लिखी गई हो उस समय सही रहा होगा, कुरान जिसमें लिखा गया होगा उसमें वो बात सही होगी, लेकिन अब उसको मानिए कि कालांतर तक वही सही रहेगा। तो भूगोल की परिभाषा ये है कि जन्म से लेकर वर्तमान तक परिवर्तन होती रहती है। तो क्या हुआ? अब धर्म का प्रचार चालू हो गया। जो बाइबल में लिखा है, ईसाई धर्म के लोग, ईसाई धर्म के वैज्ञानिक जो थे वो कहते थे जो बाइबल में लिखा है वो सही है। मुस्लिम धर्म के जो लोग थे अनुयायी, जो वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है, जो कुरान में लिखा है वो सही है। इसी के चलते धर्म के चक्कर में विकास कम, कुछ अरब मुल्क नेताओं ने विकास किया, ऐसा नहीं, लेकिन जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से क्या हो गया? कम। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अंधकार। मतलब हाँ, प्रकाश था और प्रकाश क्या हो गया? समाप्त हो। फिर उसके बाद से आए पुनर्जागरण काल। मतलब जैसे हो ना, कोई आदमी सो गया फिर उसको जगा दिया। तो दो ऐसे वैज्ञानिक आए, वारेनियस ने जब आया तो भूगोल को क्या किया? क्रमबद्ध किया, सिस्टमेटिक वे में चालू कर दिया। तो फिर ये कहां चला गया? फिर भूगोल चला गया क्या? जर्मनी, फिर यूनान में ही चला गया। और वहां से लोगों ने फिर क्या किया? भूगोल का विस्तार करने लगा। क्या क्या? यात्राएं चालू कर दी, दूर बड़े बड़े महाद्वीपों, द्वीपों, टापुओं का खोज करने चालू किया, उनके बारे में लिखना चालू कर दिया और भूगोल का एक सिस्टमेटिक रूप देना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हो गया? पुनर्जागरण। मतलब जो सोए हुए थे वो लोग क्या गया? फिर क्या हो गया? जग गए। तो इसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। इसके मुख्यतः वैज्ञानिक थे वारेनियस महोदय। ठीक, अब उसके बाद आया आधुनिक काल, मतलब हम्बोल्ट और रीटर, जो दो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भूगोल को एक आधुनिक स्वरूप देने का काम किया। ये भी अब ये आगे नियतवादी, संभववाद, नवनिश्चयवाद, ये सब आगे आपको देखना है, आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये इस तरह से विकास हुआ आधुनिक। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, रूसी भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, इन सब का विकास हुआ। इस तरह से भूगोल की ये प्रकृति मतलब धीरे धीरे, मतलब भूगोल क्या हुआ? पहले प्रकृति महत्वपूर्ण था, फिर उसके बाद मानव महत्वपूर्ण था, फिर दोनों में समझौता हुआ, प्रकृति बढ़ा, मानव बढ़ा, दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया। इस तरह से काम चला। अब भूगोल की कुछ उपागम, मुख्यतः दो उपागम है भूगोल के, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं और प्रादेशिक उपागम किसे कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भौगोलिक अध्ययन करने के लिए भूगोल के मुख्य रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के उपागम प्रस्तुत किए गए। पहला क्रमबद्ध, दूसरा प्रादेशिक। क्रमबद्ध उपागम, इस उपागम को प्रक्रम उपागम भी कहा जाता है। इस उपागम के माध्यम से भौतिक अध्ययनों में सामान्यीकरण, सिद्धांत व मॉडल निर्माण किया जा सकता है।
यही कारण है कि यह उपागम भूगोल को एक विज्ञान के विषय के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इस उपागम में भूसतह का अध्ययन, भूसतह को क्रमबद्ध रूप में विभिन्न प्रकरणों में विभक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के उपागम में विभिन्न क्षेत्र या देश के भूगोल का अध्ययन करते समय उस क्षेत्र के देश की संरचना, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, खनिज, उद्योग, व्यापार, परिवहन अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार क्रमबद्ध भूगोल में विभिन्न तत्वों के क्रमबद्ध अध्ययन का वास्तव में वर्गीकृत अध्ययन होता है। इसी कारण क्रमबद्ध उपागम को वर्गीकृत उपागम भी कहा जाता है। मतलब किसी भी सिस्टम को पूरे देश में जब लागू होता है, पूरे देश में अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध, जैसे जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या, कृषि पूरे विश्व की कृषि, जलवायु पूरे विश्व की जलवायु, मन एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे विश्व पे जब नापा जाता है, काम किया जाता है, उसे क्रमबद्ध होता है। अब दूसरा है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम में ये होता है कि किसी छोटे छोटे क्षेत्रों में, प्रदेशों में बांटकर जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम में विश्व को प्रादेशिक विधियों द्वारा ऐसे प्रदेशों में विभक्त किया जाता है जिसमें भौगोलिक एकता या समग्रता मिलती है। इस प्रकार विभाजित प्रत्येक देश में विभिन्न भौगोलिक तत्वों जैसे संरचना, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, कृषि, जनसंख्या आदि की क्रमबद्ध रूप से विवेचना की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रमबद्ध उपागम में प्रादेशिक उपागम तथा प्रादेशिक उपागम में क्रमबद्ध उपागम समाहित है। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि क्रमबद्ध अलग है और प्रादेशिक अलग है। दोनों को जब मिलकर अध्ययन करेंगे तो पूरा भूगोल के उपागम ये टॉपिक पूरा होगा। इसलिए दोनों की जानकारी आवश्यक है। अब टॉपिक समाप्त होता है, इसी तो कल अगले टॉपिक कल। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अन्य बच्चों को लाभ उठाने के लिए कहें।